नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीआईबी के पेपर 1 यानी कि इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की यूनिट 1, जिसका नाम है एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो बेसिकली हम इसमें अपनी कंट्री की इकोनॉमी जो थी हमारी, उसका ओवरव्यू देखेंगे। किस तरह से शुरुआत हुई, इवॉल्व किस तरह से हुई, उसके बाद में बेसिक करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ब्रिटिश टाइम पीरियड में इंडियन इकोनॉमी के साथ क्या हुआ, फिर हम जब आज़ाद हो गए तो 2008 तक किस तरह से इकोनॉमी में डेवलपमेंट हुए, 2008 के बाद क्या हुआ और क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस इस पूरे टाइम पीरियड में इंडियन इकोनॉमी में हुए हैं। इन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो साथियों, अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो जो मेडिसिन डेटाबेस है, यानी कि एंगस मेडिसिन डेटाबेस के हिसाब से, एंगस मेडिसिन बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने जो एस्टिमेट लिए हैं उसके हिसाब से इंडिया और चाइना का कंट्रीब्यूशन लगभग 50.5% था ग्लोबल जीडीपी में, लगभग 1000 एडी के आसपास। और ये बढ़ के 52% हो गया, जिसमें कि चाइना का 29% और इंडिया का 23% हो गया था 1600 एडी तक। उसके फर्दर बाद एक सेंचुरी बाद में क्या हुआ कि चाइना का शेयर जो है थोड़ा डिक्लाइन हुआ, लेकिन इंडिया का बढ़ के कितना हो गया, 24.4% हो गया। और ये सब बातें हैं जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे तब की बात है। कितनी बड़ी बात है कि ग्लोबल जीडीपी यानी कि पूरी दुनिया में जितना जीडीपी था उसका 50%, ये करीब 50% से ज़्यादा दो कंट्रीज़ मिलकर ही कवर कर रही थी। हालांकि चीज़ें बदल गईं जब ब्रिटिश इंडिया में आए, कॉलोनाइजेशन हुआ, और 1820 के आज का एस्टीमेट जब लिया गया तो उसमें ये कम, जो हमारा शेयर था जीडीपी में, 24 से कम होकर ये 16.1% तक आ गया था। और अभी का अगर हम फर्दर ये कम होता गया, और अभी का अगर हम देखें जो आईएमएफ का डेटा है तो वो बताता है कि 7.3% है एज़ पर 2021। 2021 के डेटा के हिसाब से, आईएमएफ के डेटा के हिसाब से इंडिया का शेयर 7.3% है ग्लोबल जीडीपी में। हालांकि परचेजिंग पावर पैरिटी में, पीपीपी में जो है इंडिया की रैंक थर्ड है, यूएस और चाइना के बाद में। तो ये बेसिकली एक डेटा है जो एक सजेस्ट करता है कि ब्रिटिशर्स के आने के टाइम से पहले हमारी इकोनॉमी कितनी अच्छी हुआ करती थी, या कितना दबदबा हमारे देश का था पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में, और उसके बाद में कैसे धीरे धीरे ये कम होती चली गई। अब प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की अगर हम बात करें तो ये नियर स्टेगनेशन हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें हुआ था। किसी तरह का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी लेवल जो थे वो काफ़ी कम चेंजेस हुए, या लगभग ना के बराबर चेंजेस हुए, स्टेगनेंट हो गई थी इकोनॉमी। कॉलोनियल जो स्टेट थे यानी कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी वो बेसिकली क्या था कि उन्हें हमारी डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं था, इंडिया की ग्रोथ से किसी तरह का कोई मतलब नहीं था। उनके जो इनफैक्ट उनकी जो स्ट्रेटजीज़ कुछ इस तरह की थी कि वो ग्रोथ की बजाय डी ग्रोथ कंट्री की हो रही थी वहाँ पर। और दूसरा जो बचा खुचा काम था वो वहाँ पे उस समय जो फेमाइंस और डिजीज़ वगैरह जो हुई इंडिया में, काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी नुकसान हुआ, उसकी वजह से और ज़्यादा जो है इकोनॉमी जो है वो पीछे गई हमारी। फर्दर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को इग्नोर किया, हमारे देश में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाई, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया, और जो बनाया गया वो किस लिए बनाया गया, वो केवल इसलिए बनाया गया कि इंडिया को किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से मटेरियल, रॉ मटेरियल वगैरह यहाँ से लेके जा सकें। और इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया की जो इकोनॉमिक पिक्चर थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रेस में थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इंडिया की इकोनॉमी जो थी बहुत बुरी हालत में थी। और उस समय के जो एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और हमारी इंडिया की जो फर्स्ट गवर्नमेंट जो बनी, उनके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस थे कि किस तरह से इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको पटरी पर लाया जाए, क्योंकि इतनी बुरी हालत में ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए थे। अब वर्ल्ड बैंक, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि बेसिक करेक्टरिस्टिक इंडियन इकोनॉमी के क्या हैं, तो इन वर्ल्ड बैंक ने चार तरह की कैटेगरीज बनाई हुई हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए, उसके हिसाब से वो इकोनॉमीज़ को क्लासीफाई करते हैं, जिसमें आते हैं हमारे लोअर इनकम ग्रुप, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, अपर मिडिल इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप। चार इनकम के बेसिस पे चार कैटेगरीज में अलग अलग इकोनॉमीज़ को उन्होंने बांटा है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो लोअर मिडिल ग्रुप में आती है, क्योंकि हमारी इनकम जो है वो काफ़ी कम है। अब पर कैपिटा इनकम के हिसाब से इन्होंने ये डिसाइड किया है, तो पर कैपिटा इनकम इंडिया में काफ़ी कम है। पर कैपिटा इनकम जिन भी कंट्रीज़ की $996 से लेकर 3895 के बीच में होती है, ये इनके बीच में जो भी पर कैपिटा इनकम फॉल करती हैं उनको वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के हिसाब से लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में
लाया जाता है, कहा जाता है उनको लोअर मिडिल इनकम ग्रुप इकोनॉमी कहा जाता है। और इंडिया की इकोनॉमी जो थी वो 2019 में इनकी जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो 1891 थी। तो उसके हिसाब से हमारी क्लासिफिकेशन जो है वो लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में आती है। हालांकि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया की जो है हम थर्ड लार्जेस्ट हैं, जहाँ पर यूएस और चाइना हमसे ऊपर हैं, उसके बाद में थर्ड लार्जेस्ट हम हैं। द लोअर लो पर कैपिटा इनकम इज़ मेनली एट्रीब्यूटेड टू हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी। लोअर जो इनकम ग्रुप है यानी कि पर कैपिटा इनकम पर पर्सन इनकम जो हमारे यहाँ काफ़ी कम है, उसकी वजह जो है वो पॉवर्टी है, गरीबी हमारे यहाँ ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है, इस तरह की और भी कई सारी चीज़ें हैं। ये सारी जो बाधाएं हैं इनकी वजह से हमारे जो देश में पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है। अब इंडिया एक बैकवर्ड नेशन था जब आज़ाद हुए थे हम, तो बेसिकली एक पिछड़े हुए देश के रूप में आज़ाद हुए थे, काफ़ी पिछड़ गए थे हम रेस में। और गवर्नमेंट जो उस समय की थी और उसके बाद में जो आई, उन्होंने धीरे धीरे इस इशू को एड्रेस किया और कई सारे 5 ईयर्स प्लान लाए गए, उनके टारगेट सेट किए गए इकोनॉमी के, और जिससे कि क्या किया गया कि एलोकेशन ऑफ फंड किया गया, जिससे कि अलग अलग सेक्टर्स का डेवलपमेंट हो सके। तो ये 5 ईयर प्लान जो थे वो बेसिकली यही था कि सिस्टमेटिक तरीके से किस तरह से हमारे देश की इकोनॉमी को डेवलप किया जा सके। अगर कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारी इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को नेचर और करेक्टरिस्टिक बताते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन इकोनॉमी के करेक्टरिस्टिक्स और नेचर क्या है, तो उसमें अगर हम कुछ पॉइंट्स हमें देने हो तो उसमें यह है कि इंडियन इकोनॉमी को डिफाइन करेंगे हम कि यहाँ पे क्या है। लो पर कैपिटा इनकम है, पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिड है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है। दूसरा हमारे यहाँ क्या है, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयड मतलब रोज़गार नहीं मिल रहा है, या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो 8 घंटे आदमी काम कर सकता है उसको 4 घंटे का ही काम मिल रहा है, या महीने में 30 दिन काम कर सकता है उसको 15 दिन ही काम मिल रहा है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या है कि ज़बरदस्ती का मतलब करना चाह रहा है बस नहीं कर पा रहा है। तो एक्सेसिव रिलायंस ऑन प्राइमरी सेक्टर कौन से हमारे जो एग्रीकल्चर मेजर जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, तो उस पर हमारी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये है पॉवर्टी की साइकिल नहीं तोड़ पा रहे हैं हम अभी भी। काफ़ी हमारी जो पॉपुलेशन है, काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है और अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है हमारी कंट्री में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी करेक्टरिस्टिक हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी के। अब इंडियन इकोनॉमी जो थी हमारी वो बेसिकली क्या थी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी और काफ़ी कम पर कैपिटा इनकम। ये बात हो रही है जब हम आज़ाद हुए। आज़ाद होने के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद में एग्रीकल्चर शेयर जो था वो जीडीपी में क्या होने लगा, कम होने लगा, जबकि इंडस्ट्री और सर्विस का बढ़ने लगा। जब 1950 की बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके कुछ साल के बाद जब 1950 की जो गणना हुई और अकाउंटिंग उस समय की गई, तो उसके हिसाब से क्या था, 53% जो जीडीपी थी हमारी, मोर देन हाफ, 53% जीडीपी जो थी वो एग्रीकल्चर का पार्ट था। इंडस्ट्री का शेयर 16.6% था, जबकि सर्विस का 30.3% शेयर था। अब धीरे धीरे ये चीज़ें चेंज होती गई, प्लानिंग प्रोसेस आई, एग्रीकल्चर शेयर कम होता गया, इंडस्ट्री और सर्विस का बढ़ता गया। 81 की अगर हम बात करें तो सर्विस सेक्टर 38% था, और जो जिसने एग्रीकल्चर को सरपास कर दिया, एग्रीकल्चर 36.1 हो गया। तो सबसे पहले 1981 की बात है जहाँ पर एग्रीकल्चर जो है उसको सरपास कर दिया किसने, सर्विस सेक्टर ने। और इंडस्ट्री क्या रहा, इंडस्ट्री जो हमारी थी वो थर्ड नंबर पे रही। तो आप ये देखेंगे कि 1980 के बाद में एक क्लियर सिग्निफिकेंट शिफ्ट जो था वो होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि किसने, सर्विस सेक्टर ने जो था वो सरपास कर दिया किसको, एग्रीकल्चर सेक्टर को। ब्रिटिश कॉलोनिज्म के समय पे क्या था कि इंडिया की कॉमर्स, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो गए थे, क्योंकि क्या हुआ था, यूनिलेटरल ट्रेड ऑफ कैपिटल होता था, रॉ मटेरियल ब्रिटेन को जाता था, और हमारा जो सोशल सेक्टर था उसको काफ़ी नेगलेक्ट किया गया था, नेगेटिव इम्पैक्ट होता था उस पर, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पे, प्रोडक्शन पे। उसके बाद में ब्रिटिशर्स के लिए क्या था कि इंडिया एक बेसिकली लो क्वालिटी लेबर मार्केट की तरह था, उनको यहाँ पर सस्ती लेबर चाहिए थी और यहाँ के डेवलपमेंट से ज़्यादा कुछ लेना देना था नहीं। और ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था किसकी कॉस्ट पे, बेसिकली इंडिया की कॉस्ट पे हो रहा था। इंडिया की सिचुएशन जो थी वो काफ़ी ख़राब हालत में थी उस समय।
1/6 ऑफ इंडियन वर ओनली लिटरेट। तो उस समय की जो एक कुछ आंकड़े हैं वो कहते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उसमें से 1/6 जो परसेंटेज जो थी 1/6 ऑफ टोटल पॉपुलेशन दे वर ओनली लिटरेट। बाकी सारी जनता जो थी वो क्या थे, वो कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। अब उस समय क्या था, कुछ इकोनॉमिस्ट हुए जो महापुरुष थे हमारे कुछ एक, जैसे जिनमें जो सबसे पहले नाम आता है दादा भाई नौरोजी जी का। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले एस्टीमेट लगाया नेशनल इनकम का, और इनकी एक फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस बुक में इन्होंने पब्लिश की, ये बुक पब्लिश की, और इसमें इन्होंने एस्टीमेट लगाया नेशनल इनकम का। तो उसके हिसाब से इन्होंने कहा कि इंडिया की नेशनल इनकम कितनी है, 340 करोड़ बताई, और पर कैपिटा इनकम इन्होंने 20 रुपये पर एनम बताई। और आप सोचिए 20 रुपये पर एनम और टोटल इनकम 340 करोड़। दिस वर्क्स आउट टू बी 142 एनम। 48-49 के हिसाब से जो प्राइसेस थे उसके हिसाब से ये 142 रुपये पे आती है, कैलकुलेशन होकर आती है। बाकी जो इकोनॉमिस्ट थे विलियम डिगवे, फिंडले शिमरा, VK RB राव, RC देसाई, तो इनके जो एस्टिमेट्स थे वो भी लगभग एक इनके जैसे ही थे। और 1947 के टाइम तक ये पर कैपिटा इनकम थी हमारी कितनी थी, 250 रुपीज़, 250 पर पर्सन पर ईयर थी, जो काफ़ी कम थी। जो एंगस मेडिसन थे, एंगस मेडिसन जो थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इंडिया का शेयर बताया था कि 23% है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और ब्रिटिशर्स ने जब लेफ़्ट किया था इंडिया को 1947 में, तो ये 3% तक रह गया था। तो आप देखिए कितना बड़ा शिफ्ट है। यानी कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे 1600 के आसपास इंडिया का शेयर 23% था, और 1947 में जब वो इंडिया से गए तो कितना छोड़ के गए, 3% छोड़ के गए। सिमिलरली इंडिया अकाउंटेड फॉर 33% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन 1600 बट फेल टू लेस देन 3% इन 1947। तो ट्रेड इंडिया का इतना कम हो गया, ग्लोबल GDP में शेयर इतना कम हो गया। इसीलिए क्या है, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं श्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा था एक बार कि इंडिया क्या था, ब्राइटेस्ट ज्वेल इन ब्रिटिश क्राउन। यानी ब्राइटेस्ट ज्वेल था इंडियन ब्रिटिश क्राउन में, कि ब्रिटिश की जो पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, पूरी इकोनॉमी जो थी, उसको कौन फाइनेंस करता था, उसको इंडिया फाइनेंस करता था। और क्या था, एक तरफ तो ये ब्राइटेस्ट ज्वेल था इंडिया इनके क्राउन में, और पुअरेस्ट कंट्री था इन द वर्ल्ड। यानी कि ये गरीब होते जा रहे थे, हमारा कंट्री गरीब होता जा रहा था, इकोनॉमी हमारी सिकुड़ती जा रही थी, और किसके एवज में, उसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स जो थे उनकी जो इकोनॉमी थी वो बूस्ट होती जा रही थी, वो बढ़ती जा रही थी एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फर्दर तीन चीज़ों में को अगर हम टाइम पीरियड्स को अगर अलग अलग देखें तो हमें समझ में आएगा कि ब्रिटिश इरा का क्या इफेक्ट रहा। एक 1600 से 1757, एक 1757 से 1857, और दूसरा 1858 के बाद की बात। यानी कि तीनों ही अलग अलग टाइम है। पहला टाइम फ्रेम तब हुआ जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और कंपनी का शासन चल रहा था, बट ये बेसिकली ट्रेड ही कर रहे थे। उस समय इनका मंशा वैसी नहीं थी कि इंडिया को कैप्चर करना है, उस तरह का काम नहीं हुआ था। 1757 से लेकर 1857 के बीच में भी कंपनी का रूल था, बट ये इन्होंने क्या करने शुरू कर दिए थे, लड़ाइयाँ लड़नी और स्टेट्स कैप्चर करने शुरू कर दिए थे। और 1858 के टाइम वो है जब हमारा जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे हम कहते हैं वो हो चुकी थी, और जो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का रूल इंडिया में आ गया था। तो फर्स्ट फेज़ की बात करें तो कंपनी के दो गोल थे कि रॉ मटेरियल यहाँ से लो अपनी फैक्ट्रीज़ के लिए, और उनका जो सामान तैयार होगा, मतलब एक तरफ रॉ मटेरियल इंडिया से लेके जाओ, अपने यहाँ उसको कंप्लीट करो, अपनी फैक्ट्रीज़ में माल बनाओ, कच्चा माल यहाँ से लो, तैयार करो ब्रिटेन में जाके, उसके बाद जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनको यहाँ पे लाके डंप कर दो, यहाँ पे लाके उनको बेचो। दूसरा क्या था, दूसरा फेज़ जो हुआ हमारा 1757 से लेके 1857 के बीच में, सेकंड फेज़ में क्या हुआ, एक मेजर जो शिफ्ट हुआ वो हुआ बैटल ऑफ प्लासी के बाद। तो बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ, ये टर्निंग पॉइंट था कॉलोनियल कंट्रोल में इंडिया में जो हुआ। उसके बाद में तो पूरी तरह से रॉबरी एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरू हो गई, और ट्रेड के नाम पर बेसिकली इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया। रेवेन्यू पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा गलत बनाई, और डिसऑनेस्ट और अनसर्कमस्टेंस जो कंपनी ऑफिसर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने शुरू कर दिए। और थर्ड फेज़ जो शुरू हुआ वो
57 के बाद में, जहाँ पर जो सिपाही मेंटेनी जिसे ये कह रहे हैं, और जो आंदोलन हुआ था स्वतंत्रता का, उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि कंपनी को डिसॉल्व कर दिया और डायरेक्ट उनके कंट्रोल में इंडिया आ गया था। तो वहाँ भी वही सब एक्सप्लॉयटेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारे काम, ये एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन, ये वेल्थ ट्रेन, तो ये सब कुछ हुआ। अब ब्रिटिशर्स का क्या था, ये टैक्सेशन जो था इनका वो भी बहुत ज़्यादा गलत था। गलत इन द सेंस एक्सप्लॉइट करने वाला था। जमींदारी, महलबारी और रैयतवाड़ी सिस्टम इन्होंने लागू किया था। बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल करते थे फार्मर्स से। दूसरा क्या है, फार्मर्स को इन्होंने फोर्स किया कि आप कौन सी फसलें लगाएंगे, कॉमर्शियलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि इन्होंने कहा कि आप वही फसलें उगवाते थे जिसकी इनको ज़रूरत होती थी। जो रॉ मटेरियल इनको फैक्ट्रीज़ के लिए चाहिए वही यहाँ के किसानों से ज़बरदस्ती उगवाते थे। उनको फोर्स करते थे कि आप इसी की खेती करोगे। ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड पॉलिसी जो थी वो भी इस तरह से बनाई गई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कमर्शलाइजेशन प्रोसेस को बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा ये कच्चा माल यहाँ से ले जा सकें और फिनिश्ड गुड्स यहाँ ला के डंप कर सकें। अब कमर्शलाइजेशन बढ़ा तो वहाँ पर एक न्यू क्लास ऑफ इंटरमीडिएटरीज भी आ गए, जहाँ पर साथ ही क्या हुआ, फ्रिक्वेंसी ऑफ फेमाइन्स भी बढ़ गई, यहाँ पर महामारियाँ आने लगीं। और जो फार्मर्स थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, वो गरीब होते गए और धीरे धीरे लैंडलेस लेबर में कन्वर्ट हो गए। यानी कि पहले वो ज़मींदार थे, ज़मीन थी उनके पास में, लेकिन धीरे धीरे क्या है वो बिना ज़मीन वाले हो गए और लेबर में बदल गए। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें तो वो भी इसी तरह से डिज़ाइन किया गया था ताकि एक्सप्लॉइट किया जा सके इंडिया को। रेलवे ने सबसे ज़्यादा, रेलवे जो बनाई ब्रिटिशर्स ने, उसने असिस्ट किया कि कमोडिटीज़ जो हैं, जो काफ़ी अदरवाइज़ क्या था कि लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, इंडिया काफ़ी बड़ा कंट्री है, लॉन्ग डिस्टेंसेस पे उनको माल पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी मुश्किल होता था। तो उससे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, पोर्ट्स जो थे उनको कनेक्ट किया रेलवे से, और जिससे कि क्या होता था, रॉ मटेरियल जल्दी जल्दी पोर्ट्स पे पहुंच पाता था ताकि वो जहाज़ में लद के बाहर जा सके, ब्रिटेन को जा सके, और ब्रिटेन से जो माल आया है वो रेलवे के थ्रू बाकी शहरों में पहुंच सके। तो ये था, रेलवे भी इन्होंने इसी मंशा से बनाई थी और इसका उन्होंने खूब फ़ायदा उठाया। दूसरा, इनका जो फंडामेंटल गोल था, वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस की इन्होंने इंडिया में। उसका ये था कि एक ग्रुप इन्हें चाहिए होता था, क्योंकि जो बड़ी बड़ी पोस्ट हुआ करती थी वहाँ पर तो अंग्रेज़ हुआ करते थे, लेकिन जो छोटी पोस्ट थी, जो क्लरिकल टाइप की जो जॉब्स होती थी, वहाँ पर इनको ज़्यादा वर्क फोर्स की ज़रूरत थी। उसके लिए क्या था, इनको लोग चाहिए थे, ऐसे लोग चाहिए थे जो थोड़ा बहुत पढ़ना जानते हों, जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपनी जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था उसको यहाँ पे किया, और इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम था उसको नुकसान पहुँचाया, उसको ख़त्म किया, ताकि इनको अपनी जो लेबर जो है, जो कुछ पढ़े लिखे लोग जो इन्हें चाहिए थे वो इनको मिल सकें। वेल्थ ड्रेन पूरी तरह से यूनिलेटरल था। जो अमीर लोग जो थे इंडिया से ब्रिटेन जाने लगे, और काफ़ी ज़्यादा लूट मार यहाँ पर होती रही, रेमिटेंसेस के नाम पर, होम चार्जेस के नाम पर, फिर रेवेन्यू ट्रांसफ़र होता था प्राइवेट बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो ये कई सारे फिलोसफर्स ने इन सभी पे रिसर्च किया, जिसमें दादा भाई नौरोजी, आर सी दत्ता, सी एन वकील, इन्होंने सब, इनके नाम प्रमुख हैं इसमें, जिसमें वेल्थ ड्रेन किस तरह से हुई इंडिया से ब्रिटेन में ये बताया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि जो ब्रिटिश रूलर थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या थे, रेपेशियस थे, बहुत ज़्यादा पैसा लूट मार करने की कोशिश करते थे। जैसे जो हमारा क्लाइव लॉयड था, जो पहला रूलर था, उसने क्या किया, £250,000 फॉर हिमसेल्फ एज वेल एज जागीर वर्थ 27,000 a ईयर पाउंड। तो इतने अमाउंट की ये अपने लिए रखता था जागीर और लेके जाता था हर साल। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है उस समय के हिसाब से। ब्रिटिशर्स की जो सैलरीज थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी, यानी कि वायसराय जो बैठता था उनकी 25,000 पाउंड थी, गवर्नर की 10,000 पाउंड थी। और ये जो सारी जो सैलरीज थी बड़ी बड़ी, और जो चार्जेस थे, ये सब कौन बियर करता था, ये सब इंडिया को बियर करने होते थे, इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि वो कहते थे कि ये हम सब जो है वो इंडिया में काम कर रहे हैं और इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सैलरी जो है हमें कहाँ से मिलनी चाहिए, इंडिया से मिलनी चाहिए। अब 1858 से 1947 के बीच में जो हमारा देश था वो डायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में था। अब कंपनी का रोल ख़त्म हो चुका था। तो वो इनको क्या कहते थे, उनको होम चार्जेस कहते थे।
तो इसमें क्या था, जो डिविडेंड पे कर दिया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, शेयर होल्डर्स को, और लोन रेज किए जाते थे गवर्नमेंट को, उनके ब्याज कौन भरता था? उनका ब्याज भरता था इंडिया। जो ब्रिटिश आर्मी पे जो खर्च होते थे, उनके जो एक्सपेंडिचर थे, वो भी हमारी इकोनॉमी पे बोझ थे। उनकी पेंशन, एन्युटीज़, जो भी पर्क्स जो सब वो लेते थे, वो सब क्या था, वो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी पे ही बेसिकली लोड आता था। और दादा भाई नौरोजी ने बताया है कि इंडिया ने ब्रिटेन को कितना 10 करोड़ पाउंड जो है इन हाउस कॉस्ट दिया है 1829 के 1865 के बीच में। अब बात करते हैं फाइनली ब्रिटिश ईरा की, हमने बात कर लिया। फाइनली बात करते हैं जब इंडिया हमारा आज़ाद हो गया, उसके बाद में क्या हुआ। 1951 से 1980 तक का जो पीरियड है, उसमें क्या हुआ, इंडिया की ग्रोथ रेट काफ़ी स्लो थी शुरुआत में। पहले 3 डिकेड यानी कि 30 साल तक जो ग्रोथ रेट थी इंडिया की, वो काफ़ी कम थी। और 1978 में प्रोफेसर एक होते थे, राज कृष्ण थे, उन्होंने एक फ्रेज़ कॉइन किया इसको, इस स्लो ग्रोथ को उन्होंने क्या कहा, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्यों कहा उन्होंने, ये तो वही जानते होंगे उन्होंने इस तरह का नाम क्यों दिया, बट बेसिकली जो स्लो ग्रोथ रेट थी फर्स्ट 3 डिकेड में, उसको इन्होंने ये नाम दिया। अब इस टर्म को, द टर्म रिफर्स टू इंडियाज प्लान्ड इकोनॉमीज लो एनुअल ग्रोथ रेट विच होवर्ड अपॉन 3.5% फ्रॉम 90। तो ये ग्रोथ रेट बेसिकली 3.5% रही थी 1950 से 1980। तो ये जो नाम दिया गया है वो इसी को कहा है, उन्होंने कहा इंडिया की प्लान्ड इकोनॉमिक जो लो एनुअल ग्रोथ है उसको इन्होंने ये नाम दिया था। जबकि पर कैपिटा इनकम जो थी हमारी, वो एवरेज कितनी थी, 1.3% बढ़ी केवल। अब 80 से 90 के बीच में क्या हुआ, दिस इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द पीरियड ऑफ इकोनॉमी बायंसी एंड रिकवरी। इस समय काफ़ी अच्छी तरह से हमारी रिकवरी हुई। ओनली ड्यूरिंग द 6th 5 ईयर प्लान 1980 से 85 इंडिया कुड ब्रेक द कर्स ऑफ इंटू रेट ऑफ ग्रोथ। तो जो 80 से 85 का टाइम था, उस टाइम पे हमारा जो ग्रोथ रेट थी वो थोड़ी अच्छी हुई। हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग होना शुरू हुई, ज़्यादा गवर्नमेंट ने खर्चा करना शुरू किया, जिसकी वजह से जो फिजिकल स्टिमुलस इकोनॉमी को जो ज़रूरत थी वो मिला। और इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिससे कि हायर इकोनॉमिक ग्रोथ हमें मिल पाई। द लिबरलाइज्ड इम्पोर्ट पॉलिसीज़, यानी कि इम्पोर्ट पॉलिसीज़ जो थी हमारी, वो ज़्यादा हार्ड नहीं रहीं, थोड़ा लिबरलाइज्ड हो गई। इंक्रीज्ड इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स का इम्पोर्ट हमारे यहाँ बढ़ गया, रॉ मटेरियल का बढ़ गया, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग होनी बूस्ट हुई, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। लग्जरी गुड्स इंडिया में काफ़ी बनने लगी। तो इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ी सी ग्रोथ हमारे यहाँ पहले के मुकाबले अच्छी ग्रोथ इंडिया की इकोनॉमी में आई इस टाइम पीरियड में। फर्दर 92 से लेकर 2008 की बात करें तो 92 का ईयर जो है वो 91 का इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुई, उसके बाद में जो रिफॉर्म्स हुए हमारे यहाँ, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिन्हें हम LPG रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर ये पॉलिसीज़ आई थी जब वो वित्त मंत्री थे। और इस समय पे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी जो थी 6.7% से बढ़ना शुरू हुई 8th 5 ईयर प्लान में, यानी 92 से 97 के बीच में। और 5.3% रही 9th 5 ईयर प्लान 97 से 2002, एंड 7.6% ड्यूरिंग द 10th 5 ईयर प्लान, यानी कि 2002 से 2007 के बीच में। अब ये सब कैसे हुआ, क्योंकि जो फेवरेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाई गई, ग्लोबल इकोनॉमिक बूम हुआ, और इकोनॉमी एक्सपीरियंस ग्रोथ फ्रॉम 4 से 5, 9 से 10, इनफैक्ट फ्रॉम 2002 टू 2006 से 7 तक इंडिया की इकोनॉमी जो थी वो बेसिकली 8.6% पर एनम के ग्रेड से ग्रो की, जो क्या था, वर्ल्ड में सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी आफ्टर चाइना। तो ये जो था, ये काफ़ी अच्छा टाइम था इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो इसमें हो रही थी। अब 2008 से लेके 2021 के बीच में जो आपको पता ही कि 2008 में फिर लेमन ब्रदर्स जो बैंक थे वहाँ के US के, वो कोलैप्स हुए और पूरा इकोनॉमी हिल गई थी वहाँ पर। हाउएवर 2008 के बाद में इंडिया टुक अनप्रेसिडेंटेड एक्शन इन ऑर्डर टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ क्राइसिस, द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फिजिकल स्टिमुलस टू द इकोनॉमी। तो 2008 में आपको पता ही है, लेमन ब्रदर्स के टाइम जब वो कोलैप्स हुए थे, उसके बाद में क्या हुआ, जो बबल हुआ, तो उसके बाद बहुत काफ़ी रिसेशन आया था उस समय पे। और रिसेशन के टाइम पे फिर क्या हुआ कि उसको रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट ने उसमें एक्शन लिया और फिजिकल स्टिमुलस इंडिया इकोनॉमी में देना शुरू कर दिया। और पैकेज इकोनॉमी को दिए गए 1.86 लाख करोड़ का, जो कि लगभग 3.5% था GDP का। RBI ने क्या किया, मॉनेटरी कंडीशंस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ कर दी,
और इंजेक्ट किए काफ़ी सारी लिक्विडिटी जो थी वो लिक्विडिटी इसमें इकोनॉमी में हमारी इंजेक्ट की, जिसकी वजह से हम काफ़ी तेज़ी से उससे रिकवर हुए। इकोनॉमी रिकवर्ड इम्प्रेसिवली। अब हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं। इकोनॉमी तो एक तरफ हमारी रिकवर हुई, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग्स बढ़ा दी थी तो क्या हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया में बढ़ने लगा। फिजिकल स्टिमुलेशन वर नेवर फेज्ड आउट, इंडिया अलाउड द करंट अकाउंट डेफिसिट टू बलून। करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली बढ़ना शुरू हो गया, यानी कि जितना गवर्नमेंट के पास इनकम आ रही है उसके मुकाबले जितना वो खर्च कर रहे हैं, वो खर्च ज़्यादा कर रहे हैं और इनकम उनकी कम होती जा रही है। इनकम कम नहीं होती जा रही, बट खर्चे बढ़ाते जा रहे हैं। तो उसमें जो गैप आ रहा है उसी को हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा होने लगा। हालांकि उससे पहले एक फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट लाया गया था, जिसमें एक पर्टिकुलर लिमिट तक इसको करंट अकाउंट डेफिसिट को रोकने की बात की गई थी, लेकिन वैसा नहीं हो पाया, उससे ज़्यादा ये बढ़ता चला गया। द प्रीवियस डिकेड हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ड्रॉप क्रेडिट ग्रोथ इन द सिस्टम एज इकोनॉमी प्रोड्यूस्ड पर कैपेसिटी एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली। तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बढ़ी काफ़ी और सारी चीज़ें सही हुई, बस उसके साथ साथ क्या हुआ, करंट अकाउंट डिफिसिट जो था वो भी बढ़ता चला गया। उसके बाद में कुछ कई रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज़ भी लाई गई, जैसे कि क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया। उसके बाद में फिर क्या हुआ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड भी लाया गया। कॉर्पोरेट टैक्स में कट किया गया और डिमोनेटाइजेशन, ये सभी क्या थे, ये काफ़ी रिवोल्यूशनरी पॉलिसीज़ थी जिनके अलग तरह से इंडियन इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। अब फर्दर फिर क्या हुआ कि कोविड से पहले क्या था, इकोनॉमी की जो एवरेज ग्रोथ थी 2008-9 में और 19-20 में, वो क्या था, करीब 6.5% के हिसाब से थी। अब लास्ट 4 डिकेड में इंडिया ने 3 मेजर जो शॉक इंडिया को मिले हैं वो है, एक तो हमारा 1991 में जो हुआ था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि हो गए थे, और हमें उसके बाद में क्या हुआ, हम रिफॉर्म्स लेके आए और उससे रिकवर हुए। 2000 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस समय काफ़ी इकोनॉमिक पर लोड पड़ा था, बट उससे भी हम रिकवर हुए। उसके बाद में रिसेंट जो क्राइसिस था वो हमारा कोविड-19 पैंडेमिक था। तो ये तीनों जो थे वो इंडिया के लिए काफ़ी मेजर शॉक थे, और कोविड-19 से भी धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी जो है वो रिकवर कर रही है। पैंडेमिक के समय पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन्स वगैरह लगे, तो जो एक्टिविटीज़ थी ऑलमोस्ट क्या हो गई थी, हॉल्ट हो गई थी, ऑलमोस्ट रुक गई थी। सर्विस सेक्टर विच इनकम्पासेस बल्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंटेंसिव एंड नॉन एसेंशियल सर्विसेज सफर्ड ब्रंट ऑफ द पेंडेमिक इम्पैक्ट। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ा था, हमारा सर्विसेज सेक्टर पे। और पैंडेमिक ने क्या करा, रिड्यूस्ड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंटेंसिव बिजनेस सच एज रिटेल, ट्रैवलिंग, होटल, रेस्टोरेंट, एयर ट्रांसपोर्ट, ये सभी चीज़ें आपको पता ही है कि बंद हो गई थी। एजुकेशन, लॉजिस्टिक सर्विसेज, इन सभी पे बहुत ही बुरा फर्क पड़ा था। रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल एस्टेट पे, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे, इन सभी पे काफ़ी ख़राब इम्पैक्ट हुआ था। बट देयर वर साइंस ऑफ स्लो डाउन इन दिस सेक्टर प्रायर टू द पेंडेमिक। बल्कि क्या था, बुरा असर तो पड़ा था, लेकिन इनसे पहले भी, पेंडेमिक से पहले भी इन सेक्टर्स में स्लो डाउन का कुछ असर था। अब ये पूरा वही है कि कोविड के टाइम पे इंडिया में क्या क्या चीज़ें हुई, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई पे हो गया था, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हो गया था। फिर क्या हुआ, रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया। रिवर्स माइग्रेशन में, यानी कि माइग्रेशन तो वो है जब गांव से शहर की तरफ लोग जा रहे हैं, ये रिवर्स माइग्रेशन में शहर से गांव की तरफ लोग जाने लगे। लोड किस पे आ गया, मनरेगा पे आ गया, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग गांव में पहुंच रहे हैं, जो लेबर क्लास थे, जो सब शहरों में थे, काम कर रहे थे, मजदूरी फैक्ट्रियों में कर रहे थे, वो गांव में पहुंच गए अपने अपने घरों में। तो वहाँ पर क्या था, उनको वहाँ पर रोज़गार नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पर मनरेगा पर काफ़ी लोड आया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फर्स्ट वेव में हुई। सेकंड वेव और थर्ड वेव में इम्पैक्ट इस तरह का थोड़ा कम था, और लॉकडाउन इन्वेस्टमेंट डिमांड जो थी वो सीज़ हो गई 2021 के समय पे, और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन इसमें हुआ। द रिकवरी ऑफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GFCF हैज़ बीन एक्सपीडिटेड mainly mostly to the active government investment, the only sector that positively contributed to the investment demand in the 2020 and 21। तो ये सब है साथियों, इसमें बस थ्योरी है, बस आपको सारी चीज़ें आपको पता ही है कि क्या हुआ था। बस एक सेक्टर था जो तब भी चलता रहा था, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं आया था, बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन की रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई ऑल सॉ सिग्निफिकेंट ड्रॉप। तो ये सारी जगह, बाकी सब जगह जो थे वो ड्रॉप थे।
रिकवरी जो आई है वो अनइवन आई है, विथ फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल एज वेल एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एक्सीडिंग देयर प्री पेंडेमिक लेवल। तो धीरे धीरे रिकवरी आ रही है। हालांकि ये जो सेक्टर्स हैं, जो डिफेंस और दूसरे जो सर्विस सेक्टर हैं, प्रोफेशनल, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल, ये सब पहले रिकवर कर गए, और बाकी जो ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट है, इनमें थोड़ा टाइम लग रहा है। और फर्स्ट वेव, ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ इन्फेक्शन इंडिया हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट रिसेशन। तो पहले जो फर्स्ट वेव जो आई पेंडेमिक की, उसमें सबसे काफ़ी ख़राब जो वर्ल्ड में जो बाकी जो कंट्री से कंपैरिजन में देखा जाए तो रिसेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब था इंडिया में, विद जीडीपी एज मच एज 23.3% फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी गेंड ट्रैक्शन सेक्शन हाई रिजल्ट इन सब्सिक्वेंट लेस सेबर कंट्रैक्शन। तो वही है साथियों, काफ़ी ज़्यादा कंट्रैक्शन हमारी जीडीपी में आया, और Q3 Q4 में काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमी आई। और फर्दर इसके बाद में फिर नेक्स्ट जो था हमारा कि जनवरी 2022 में एक और दिक्कत जो सामने आई वो था कि चिप शॉर्टेज होना, सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा हुई जनवरी 2022 में, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन में कमी आई। स्पेशली जो कुछ सेक्टर थे जैसे कि ऑटो वगैरह जो थे, यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप की काफ़ी यूजेस हैं, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हुई इंडिया दुनिया में, वो था यूक्रेन और रशिया का कन्फ्लिक्ट जो हुआ है, जो अभी भी चल रहा है। तो ये हुआ उसके बाद में मार्च 2022 से, जिससे क्या हुआ, रिकवरी जो हो रही थी उसको और ज़्यादा धक्का लगा। यानी कि जो धीरे धीरे जीडीपी वगैरह सारी कुछ पटरी पे आ रही थी, उनको काफ़ी धक्का लगा, और ये वर्ल्ड वाइड ये सारी चीज़ें हुई हैं। बाकी सारे डेटा है, इसको याद करने की उतना ज़रूरत नहीं है, बेसिकली आप बस समझ लो कि क्या हुआ है। तो 21-22 में जो हमारा ग्रोथ है जीडीपी में, वो एस्टिमेट किया गया कि 8.7% एज़ कम्पेयर टू कंट्रैक्शन ऑफ 6.6% इन 2021। यानी कि 2021 में तो बेसिकली कंट्रैक्शन हुआ था, यानी कि जो पिछले उससे पहला साल था उससे भी हमारी इकोनॉमी क्या था, कंट्रैक्ट हो गई थी, कम हो गई थी। जबकि इस बार क्या है, 8.7% की ग्रोथ के 21-22 में एस्टिमेट्स हैं। तो प्री कोविड ट्रेंड जो ग्रोथ का था वो 6.6% था। तो इंडिया को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया क्या है, और 7.2% 22-23 में शायद ग्रो करेगा, और 7.5% उसके बाद में ग्रो करेगा, इस तरह के एस्टिमेट हैं। तो बेसिकली इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू ओवरकम पेंडेमिक लॉसेज इन 12 ईयर, यानी कि 12 साल लग जाएंगे भारत को अभी भी क्या, पेंडेमिक जो कोविड पेंडेमिक है उसके लॉसेज से रिकवर होने में। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या क्या आए हैं इन सभी टाइम में, पीरियड में इंडिया में। स्ट्रक्चरल चेंजेस रेफर टू फंडामेंटल चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओवर द टाइम। अब बेसिकली स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करें तो मेजर जो चेंज है वो यही है कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो था जीडीपी में वो कम होता गया, जबकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का इंक्रीज़ हुआ। और लॉन्ग रन में क्या होगा, टर्शरी सेक्टर जो है वो सरपास करेगा किसको, सेकेंडरी सेक्टर एज द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ इकोनॉमी। और इंडिया में क्या है, सर्विस सेक्टर हैज़ लार्जली रिप्लेस द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट नाउ डोमिनेट्स द इकोनॉमी। तो सर्विस सेक्टर ही इंडिया में डोमिनेट करता है, और प्राइमरी सेक्टर का रोल का की जो कंट्रीब्यूशन था वो कम हो गया है। एग्रीकल्चर का शेयर जो है जीडीपी में कम होते होते 26.9% हो गया, 1990 में था। फिर अभी के समय ये धीरे धीरे कम होते होते 17.7% पे आ गया है 2019 में। हालांकि कोविड के समय पे क्या हुआ, कोविड के समय पे एक बार फिर से जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था वो क्या था, वो बढ़ गया था, क्योंकि एग्रीकल्चर ही एकमात्र सेक्टर था जो उस समय किस तरीके से काम कर रहा था। बाकी सारे सेक्टर जो थे वो शट डाउन हो गए थे, लॉकडाउन में सब पे बहुत बुरा असर पड़ा था, लेकिन एग्रीकल्चर क्या था, चलता रहा था। तो ये था साथियों इस वीडियो में, और इसके साथ ही ना कुछ क्वेश्चंस हैं 3-4 जो हम देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ विच सेक्टर इज़ मैक्सिमम टू द इंडियन इकोनॉमी। तो अगर हम बात करें किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा है, तो वो साथियों वो हमारा जो है वो टर्शरी सेक्टर है, जैसे कि हमने जो देखा था टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर जिसमें आता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा है। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी, इंडिया की रैंक वर्ल्ड में क्या है आईएमएफ के हिसाब से। तो इंडिया की रैंक जो है साथियों, हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि इंडिया की रैंक
परचेजिंग पावर पैरिटी में थर्ड है आफ्टर यूएस एंड चाइना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि एज पर द एंगस मेडिसन डेटाबेस, एंगस मेडिसन एक इकोनॉमिस्ट थे, तो इन्होंने डेटाबेस जो इनका है, तो इंडिया का शेयर ग्लोबल जीडीपी में क्या था। तो ये कब की बात कर रहे हैं, ये ब्रिटिश टाइम की बात कर रहे हैं, जो ब्रिटिश के आने से पहले की बात कर रहे हैं, बेसिकली 1600 एडी की बात कर रहे हैं। तो उस समय इंडिया का शेयर जो ग्लोबल जीडीपी में था वो 23% के आसपास था। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा एज पर द वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन इंडियन इकोनॉमी इज़। तो इंडियन जो वर्ल्ड बैंक है वो अलग अलग इकोनॉमीज़ को क्लासीफाई करता है बेस्ड ऑन द पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से उनके जो क्राइटेरियाज़ हैं उनमें हम फिट जो होते हैं वो होते हैं लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो लोअर मिडिल इनकम वाली इकोनॉमी है। तो धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।